हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट का सॉल्व पेपर लेकर के आया हूं जो आपका 2021 का है। यहां से आपको पैटर्न पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे नहीं पूछे जाते हैं। यह जीएस का है आपका सॉल्व पेपर यूपी ट्रिपल एससी का पेट का। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको सभी सारे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड सभी के सॉल्व पेपर कराता रहूँगा और आगे की टेस्ट पेपर मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड। ऐसी क्लासेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो आपको सही क्रम यहाँ पे बताना है। तो क्या होगा सही क्रम? पहला क्या आया था? गुलाम वंश यानी कि इल्तुतमिश। फिर उसके बाद कौन आया है? उसके बाद आया है कौन सा आया है आपको बताना, कौन सा कालक्रम इसमें सही होगा। इल्तुतमिश के बाद कौन आया है? खिलजी आए। कौन से? खिलजी आया है। उसके बाद फिर आया है शेरशाह सूरी। उसके बाद आया अकबर। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं पे दिया गया है नीचे इल्तुतमिश जो 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। फिर शेरशाह सूरी 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा। फिर अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो कौन से संत इनमें शिवाजी के समकालीन थे? तो क्या नाम था उनका? तुकाराम जी। तुकाराम जी जो थे शिवाजी के क्या थे? समकालीन थे। संत तुकाराम 1608 1650 17वीं शताब्दी के महान संत कवि थे जो छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम भारत में सबसे लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे तथा विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। यह यूपी ट्रिपल एससी का पेट का सॉल्व पेपर है जो आपका 2021 में आया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं इस प्रश्न के बारे में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। प्रथम जो गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। वही अन्य प्रेसिडेंट थी जैसे बॉम्बे मद्रास के पास अपने स्वयं के गवर्नर थे। हालांकि रेगुलेटरी एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। बंगाल के कहने पर यानी कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। रेगुलेटरी एक्ट 1773 के माध्यम से बॉम्बे व मद्रास के गवर्नर ने बंगाल गवर्नर का जनरल का अधिकार किया। अतः विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित? चरक संहिता आपके चिकित्सा से संबंधित है आपकी चरक संहिता। आइए जानते हैं इसके बारे में। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो चिकित्सा से संबंधित है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अतिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता, अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक यानी कि चरक हैं। चरक संहिता आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान यानी कि आयुर्वेद का मानक ग्रंथ है। चरक संहिता की रचना दूसरी शताब्दी से पूर्व भी हुई थी। यह 8 भागों में विभक्त हैं जिन्हें स्थान का नाम दिया गया। जैसे निदान स्थान, प्रत्येक स्थान से कई अध्याय हैं जिनके कुल संख्या 120 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इसमें सही निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कलिंग युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ, आपका ये भी सही है। फिर AD शक संबंध की शुरुआत 78 AD, ये भी आपका सही है। और मुस्लिम युग की शुरुआत 622, आपका ये भी सही है। और 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये आपका विकल्प डी वाला आपका ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? किसे ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी जी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल पेट का 2021 का सॉल्व पेपर है। आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी एक महान व्यक्ति क्या थे? कानूनी निर्माता थे, विचारक थे, उद्योगपति और राजनीतिक थे। ब्रिटिश सरकार को भारत के मामलों की सही जानकारी देने के लिए उन्होंने 1868 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। सन 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बने।
भारत के आर्थिक शोषण पर उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनग्रेविटेशनल रूल इन इंडिया में यह बताया कि भारत गरीबी का कारण है, ब्रिटेन की ओर होने वाला भारत का धन निष्कासन। सही मायने में वे भारतीय राष्ट्रवाद के पथ प्रदर्शक थे, इसलिए आज भी भारत उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में याद करता है। तो दादाभाई नौरोजी जी थे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई है? तो किसके कारण हुए? ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के बीच हुई थी। आगे देखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिसंबर 1915 में बम्बई मध्य प्रांत में बरार के राष्ट्रपतियों का एक सम्मेलन बुलाया। कहाँ बुलाया? पूना में बुलाया था। इस सम्मेलन में होम रूल लीग की स्थापना के औचित्य पर विचार करने के लिए 15 सदस्यों की एक समिति गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट राष्ट्रवादियों के बेलगांव सम्मेलन में अप्रैल 1916 में पेश की गई। इस रिपोर्ट में होम रूल लीग की स्थापना जोर दिया गया। इसके उपरांत 28 अप्रैल 1916 को लोकमान्य तिलक ने अपने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। इसकी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। वही दूसरी होम रूल लीग की स्थापना 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अडयार यानी कि मद्रास में की थी। आगे देखते हैं। निम्न का मिलान करें। तो आपको सही मिलान करना है। तो सत्यशोधक किससे संबंधित है? सत्यशोधक संबंधित है आपका ज्योतिबाराव फूले से। उसके ब्रह्म समाज आपका किससे संबंधित है? आपका ब्रह्म समाज किससे संबंधित होगा? ब्रह्म समाज आपका दयानंद सरस्वती से संबंधित होगा। ये यहाँ पे देखे हैं, ये सही मिलान यहाँ पे दिए गए। ब्रह्म समाज आपका 1828 राजा राम मोहन से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती से संबंधित है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबाराव फूले से संबंधित है। तो यहीं से आप सही मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जो उपाधि थी किन्हें दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया। इसी दौरान गांधी जी ने मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया, जब यह अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। क्या है? जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्ताव दिया गया था जब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। यह नीति गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं थी। सन 1939 त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस के भीतर एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। गुट का गठन किया जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो सलाल पनबिजली परियोजना है आपका, ये चिनाब नदी पर स्थित है। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। चिनाब नदी की सलाल पनबिजली परियोजना 690 मेगावाट की विद्युत परियोजना है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। इस परियोजना में 118 मीटर ऊंचा और 630 मीटर लंबा रॉक फिल बांध तथा 113 मीटर ऊंचा और 686.75 मीटर लंबा कंक्रीट बांध शामिल है, जिसमें 265 मीटर लंबाई व 5.23 मीटर व्यास के 6 पेन स्टॉक हैं। इस परियोजना के लाभार्थी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड हैं। ये इससे लाभान्वित क्षेत्र हैं सलाल पनबिजली योजना से। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। बसंत विश्व होता है। बसंत विश्व कब होता है? बसंत विश्व आपका होता है ये 21 मार्च को होता है। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया। ये भी आपका शॉर्ट पेपर है 2021 का यूपी त्रिपक्षी पेट का।
21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं और दिन एवं रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। मतलब सूर्य क्या होता है, लंबवत पड़ता है, और जो जब दिन होता है और रात होती है 21 मार्च को क्या होता है, ये समान होती है। इसलिए इस तिथि को बसंत विषुव कहते हैं। वहीं 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और भूगोल की शताब्दी में इसे शीत अयनांत कहा जाता है। क्या कहते हैं, शीत अयनांत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 23 सितंबर को भी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं और दिन एवं रात की अवधि समान होती है, इसलिए इस तिथि को शरद विषुव कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो खेतड़ी परियोजना है आपकी, ये तावा से प्रसिद्ध है। आपकी क्या है, तावा से प्रसिद्ध है आपकी खेतड़ी परियोजना। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। एक झुंझुनू जिला पड़ता है राजस्थान में, वहाँ खेतड़ी क्या है, प्रसिद्ध है तांबे के लिए। जो तांबे के खनन है विश्व भर में प्रसिद्ध है। खेतड़ी नगर का निर्माण हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने तांबे के खनन हेतु किया है, इसलिए इस खेतड़ी परियोजना भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इस उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय हैं। इसके अलावा डीप होलू नदी के मध्य से बहती है। विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। वर्ष 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदी नहीं है? कौन की नदियाँ आपको पूछा है यहाँ पे, निम्न में कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो कौन कौन सी आपकी, पहली तो आपकी गंगा हो गई, दूसरी आपकी क्या हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। ये दोनों हिमालय, तो दो और 3 वाला हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा व ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र की क्या है, नदियाँ हैं, जबकि कावेरी व गोदावरी प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र की क्या है, नदियाँ हैं। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद यानी कि उत्तराखंड से, और ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि कैलाश मानसरोवर झील के निकट चिमायुडुंग हिमनद से निकलती है। वहीं कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाड़ू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से तथा गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का अर्थ बताना है, क्या होगा, साहूकार ली जाने वाली ब्याज दर, या अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या बैंकिंग संस्थाओं के लिए लाभ दर, या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इससे तीनों ऑप्शन ही आपके गलत हो जाएंगे, डी वाला आपका सही हो जाएगा। बैंक दर देश के केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। दूसरे शब्दों में, जिस सामान्य ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों को रुपया उधार दिया जाता है, उसे बैंक दर कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। ये भी आपकी इकोनॉमिक्स से लिया गया है। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो बताना क्या असर होगा, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। प्रत्येक बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, या नगद कोषानुपात यानी कि CRR कहा जाता है। यह ऐसा साधन है जिसकी सहायता से आरबीआई बिना रिवर्स रेपो रेट में बदलाव किए बाजार से नकदी की तरलता को कम कर सकता है, क्योंकि CRR बढ़ाए जाने की इस स्थिति में बैंकों को अपनी नकदी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा आरबीआई के पास रखना होगा और उनके पास ऋण के रूप में देने के लिए कम रकम रह जाएगी। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन में वृद्धि होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? क्वेश्चन नंबर 18 है, तो क्या होता है यहाँ पे, पूंजीवादी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पूंजी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के थोड़ा बारे में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। विश्व के अनेक देशों में यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली विद्यमान है। प्रोफेसर जॉन स्टेची के अनुसार पूंजीवादी शब्द से आशय उस आर्थिक प्रणाली से है जिसमें कारखानों एवं खेतों पर व्यक्तियों का
स्वामित्व होता है। पूंजीवाद में संसार में प्रेम स्नेह से नहीं वरना लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित किया, मतलब सिग्नेचर किसके होते हैं 100 रुपये के नोट पर, किसके, आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं आपके 100 रुपये के नोट पर होते हैं, किसके, आरबीआई के। आगे देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और जो एक्ट था 1934 में एक्ट आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज क्या है? एक्ट है। आर्थिक सुधार तथा उदारीकृत परिदृश्य के प्रकाश में फेरा को एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 अथवा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा 1999 कहा जाता है। यह अधिनियम भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण में रहने वाली भारत के बाहर की सभी शाखाओं, कार्यालयों तथा प्राधिकरणों पर लागू होता है। फेमा की शुरुआत एक निवेशक अनुकूल विधान के रूप में की गई थी, परंतु यह एक अर्थ में पूर्णतया सिविल विधान है, क्योंकि इसके उल्लंघन में केवल मौद्रिक शक्तियों तथा अर्थदंड का भुगतान करना ही शामिल है। क्वेश्चन नंबर आपका 21। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का किसमें शामिल है? किसमें, किस सूची में शामिल है आपको बताना है। तो राज्य सूची में शामिल है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। किसमें शामिल है? ये राज्य सूची में शामिल है आपका जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी अनुसूची हैं? पहली तो संघ सूची, राज्य सूची, फिर है तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय शामिल जिनमें पूरे देश में एक ही नीति अपनाए जाने की जरूरत होती है। राज्य सूची में मुख्यतः क्षेत्रीय महत्व के विषय में यानी पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, परिवहन, जन स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकार, पेयजल की सुविधा, स्वच्छता आदि शामिल है। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा, बिजली, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन आदि विषय शामिल हैं। किसमें? समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, यह यूपी त्रिपक्षीय पेट का जो सॉल्व पेपर है आपका 2021 में आया था, वही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको करा रहा हूँ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? पंचायती राज व्यवस्था आपके मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं रखी गई है, ना तो मौलिक तत्व के अंतर्गत, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है, तो देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो 21 अनुच्छेद से संबंधित है। ये आपका शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में अधिकार को संविधान भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बताया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव के जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसे स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्श के रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। यह क्या था? फ्रेमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? कौन सा निहित है आपका? अनुच्छेद आपका 29 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। ठोस चालक में धारा वाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ठोस चालक में धारा वाहक।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी एक वर्ष में निर्वात प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यही भी है। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक नाम क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29। 18% कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होगा? तो कितना होगा? ऑप्शन 75% होगा। कितना होगा? 75% होगा, क्योंकि 24 कैरेट का होता है सोना वह अच्छा क्वालिटी का होता है। यहीं पे आज की प्रैक्टिस सेट यानी कि आपका 2021 का सॉल्व पेपर था जो यूपी पेपर से रिलेटेड था, मैंने सॉल्व करा दिया है आपका जीएस का। ऐसे ही सॉल्व पेपर मैं आपका 21-22 का भी कराऊंगा और 23 का भी करा दूंगा। जय